हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल में मेटलर्जी के लिए प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके आंसर क्या क्या हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सेल मेटलर्जी के लिए 3 और वीडियोस बना रखे हैं, उसमें भी मैंने सेल में पूछे गए कुछ मेटलर्जी के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो ये आज इसका चौथा वीडियो है। तो मैं इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके आंसर देके आगे निकल जाऊंगा। मैं आपको एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन दूंगा कि ये क्वेश्चन ये है और उसका आंसर ये क्यों है, उसके पीछे का नॉलेज और कॉन्सेप्ट मैं उसके साथ बताते चलूँगा। इसके अलावा भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ मैं, वो आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो के केवल ये मत समझे कि हम केवल प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है केवल उसको पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और उसके अलावा और जो भी नॉलेज मैं दे सकता हूँ आपको ज़रूर दूंगा, और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हो या कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हो, हमें कभी भी इसको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो आप कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ज़्यादा रट्टा मत मारिए, है ना। रट्टा मारने के बजाय आप क्या करो, उसके पीछे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पहले आप एक नॉलेज गेन करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद, है ना, उसके बाद आप जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना आप उस क्वेश्चन को बिना देखे बना पाते हो। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको क्या करना है, दूसरों से कंपटीशन करना है। ये हमारे कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि हम 33% ला लिए, है ना, 100 में 33 मार्क्स ला लिए और पास हो गए। ये जो है डिफरेंट एग्ज़ाम होता है, आपको दूसरों से कम्पीट करना है। मतलब आपको ये सोच के चलना है कि आपके 100 में 100 क्वेश्चन बनने चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन बना के आना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। जब आप इस मेंटालिटी से जाओगे, पूरे नॉलेज के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जब आप जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मटेरियल यूज्ड फॉर फाइल इज़, है ना। फाइल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। फाइल मतलब यहाँ पे वो वाला फाइल नहीं जो ऑफिस में यूज़ होता है। फाइल मतलब जो वर्कशॉप में हम यूज़ करते हैं ना, फाइल। वर्कशॉप में हम इसका यूज़ करते हैं कई बार मेटल्स में जो रस्टिंग हो गई है या मेटल के सरफेस को स्मूथ करने के लिए जो फाइल यूज़ करते हैं ना वर्कशॉप में, उसकी बात हो रही है। वो किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का, टंगस्टन कार्बाइड का, या हाई कार्बन स्टील का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील क्या होता है, काफ़ी हार्ड स्टील होता है। स्टील के अंदर जब हम बहुत सारे अलॉइंग एलिमेंट है, जैसे कि टंगस्टन मिलाते हैं, क्रोमियम है, वेनेडियम है, नायोबियम है, जब ये सब अलॉइंग एलिमेंट आप स्टील में मिलाते हो ना, है ना, तो उसमें जो है हार्डनेस जो है काफ़ी बढ़ जाता है स्टील का। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, मेन आपका कार्बन होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपको क्या करती हैं, मेटल के हार्डनेस को कई गुना बढ़ा देती है। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सा स्टील, हाई कार्बन स्टील। और यहाँ पे देखिए टंगस्टन कार्बाइड भी दिया गया है। तो टंगस्टन कार्बाइड एक्चुअली में एक तरह से ये मेटल के अंदर फॉर्म होने वाला एक फेज़ होता है। ठीक है, हम फाइल बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। जनरली टंगस्टन कार्बाइड हम लेथ मशीन में जो कटिंग करने के लिए जो छोटा सा मटेरियल होता है ना, जो एक्चुअली में कट करता है मेटल को, वहाँ पे यूज़ होता है टंगस्टन कार्बाइड का। ठीक है, फाइल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। मतलब इनमें से वो कौन सा मेटल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। ऑप्शन है क्रोमियम, स्टील, कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील। अब यहाँ पे देखिए, जनरली जो आयरन के अलॉयज़ हैं, है ना, वो जनरली क्या होते हैं, मेटल से अट्रैक्ट, मैग्नेट से जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे स्टील, कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील तीनों जो है ना आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। और स्टील के अंदर जो स्टेनलेस स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील में जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है वही जो है आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। उसके बाद जो अदर टाइप के जो स्टेनलेस स्टील है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा होता है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, है ना। और बाकी जो स्टील, कास्ट आयरन है, ये सब भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है, वी गेट ए न्यूट्रल फ्लेम इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग व्हेन ऑक्सीजन एसिटिलीन आर इन द रेशियो ऑफ। मतलब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के केस में हमें न्यूट्रल फ्लेम कब मिलता है ना, कब मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन है, जब दोनों का रेशियो 1/1 हो, या 1/2 हो, 1/3 या 2/1 हो। तो यहाँ पे देखिए आपको न्यूट्रल फ्लेम कब मिलेगा, जब आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों जो है 50-50% हो, मतलब दोनों लगभग आधे आधे हो, तब आपको क्या मिलता है, न्यूट्रल फ्लेम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा
1/1 है ना, तो 1:1 आपका आंसर होगा न्यूट्रल फ्लेम के लिए। इसके अलावा दो और टाइप के फ्लेम आते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होगा एसिटिलीन गैस के कंपेयर में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और एक और आता है जिसको कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है एसिटिलीन का अमाउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फ्लेम आते हैं, तीनों की जो प्रॉपर्टी ना अलग अलग होती है और अलग अलग मेटल के लिए हम अलग टाइप के फ्लेम जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर स्पॉट वेल्डिंग इज़ मेड ऑफ। तो जब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड किससे का बना होता है, कॉपर का, टंगस्टन का, स्टील का या एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपका आंसर है कॉपर का, ठीक है। जो स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ना वो बना होता है कॉपर का। तो थोड़ा सा मैं आपको स्पॉट वेल्डिंग के बारे में बता दूँ, इसमें क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग जनरली हम ना शीट मेटल का करते हैं, एकदम पतला जो मेटल होता है शीट मेटल, 2 शीट मेटल को मान लीजिए मुझे क्या करना है, ऐसे जोड़ना है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा इस तरह का वेल्डिंग, 2 शीट मेटल को जोड़ते हुए। तो मान लीजिए इन दोनों शीट मेटल को मुझे जोड़ना है, तो इसमें क्या होता है स्पॉट वेल्डिंग में ऐसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऊपर की ओर होता है और एक जो है वो नीचे की ओर होता है ना। तो क्या करते हैं, दोनों शीट मेटल को एक के ऊपर एक रख के इस इलेक्ट्रोड के बीच में रखते हैं और इलेक्ट्रोड को टच कराते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोड को टच करा के इससे करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है। जब इससे करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों का जो जॉइंट है वहाँ पे मेटल जो है वो थोड़ा सा फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ होने के कारण जॉइंट में क्या होता है, जो शीट मेटल है वो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने के बाद क्या हुआ, दोनों मेटल जो है आसानी से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे मेटल बहुत ज़्यादा पूरा मेल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा फ्यूज़ होता है और फ्यूज़ होने के कारण दोनों जो मेटल है शीट मेटल वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या, जब आप करंट फ्लो कराते हैं ना इलेक्ट्रोड के थ्रू, वो करंट जाता है आपका मेटल में, शीट मेटल में, तो वहाँ पे होता है हीट प्रोड्यूस, और उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितना होगा, H=I²RT, ठीक है। यहाँ पे I मतलब है करंट, R मतलब है रेजिस्टेंस और T मतलब है टाइम, ठीक है, T मतलब स्मॉल t होगा, T मतलब होता है टाइम, है ना। तो आप जितना करंट फ्लो कराओगे ना उतना हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इसी हीट के कारण दोनों फ्यूज़ होते हैं मेटल, दोनों शीट मेटल फ्यूज़ होते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है आपका स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी। मतलब जब आप 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मेटलर्जी का नहीं है, बट एक तरह से आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, एवरेज ऑफ 3 रेजिस्टेंस, सम ऑफ 3 रेजिस्टेंस, इक्वल ऑफ बिगेस्ट रेजिस्टेंस या इक्वल ऑफ स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर होगा सम ऑफ 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। जब 3 रेजिस्टेंस को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, जैसे मान लीजिए R1, R2 और R3 को आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो तीनों का सम होगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा सम ऑफ द 3 रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंटरनल कैविटीज़ इन कास्टिंग। मतलब इनमें से कौन है, किसका यूज़ हम कास्टिंग में इंटरनल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनल कैविटी मतलब मान लीजिए मुझे हॉलो सिलेंडर बनाना है ना, मान लीजिए क्या बनाना है मुझे, इस तरह से एक हॉलो सिलेंडर बनाना है, ठीक है। हॉलो मतलब अंदर क्या होगा आपका, ऐसे हॉलो रहेगा, है ना, इस तरीके का मुझे सिलेंडर बनाना है, मतलब वो इंटरनल कैविटी मुझे फॉर्म करनी है। तो आप किसका यूज़ करोगे, ऑप्शन है यहाँ पे चिल का, रनर का, कोर का या राइजर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कोर, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा कोर। तो जब भी कास्टिंग में आपको कोई इंटरनल कैविटी बनानी हो या कोई होल बनाना हो, किसी भी देखिए पार्ट, किसी भी टाइप के पार्ट का अगर आप कास्टिंग कर रहे हो और वहाँ पे आपको होल बनाना है, ठीक है, या कैविटी बनानी है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोर। कोर एक्चुअली में क्या होता है, एक अलग से हम कोर बनाते हैं जब हम मोल्ड बनाते हैं ना, मोल्ड का प्रिपरेशन करते हैं। मान लीजिए मुझे मोल्ड के थ्रू मुझे हॉलो सिलेंडर बनाना है, तो मैं इस तरह से मोल्ड प्रिपेयर करूँगा, ये ऊपर का मोल्ड होगा, नीचे का मोल्ड होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आपका मेन वो हो गया, मान लीजिए ये मोल्ड का, यहाँ पे आपका मेटल आएगा, ठीक है, बीच में। तो यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा मेटल डाल दोगे तो क्या होगा, आपका हॉलो सिलेंडर तो बनेगा नहीं, वहाँ पे एक क्या बन जाएगा, पूरा पैक्ड सिलेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, कोर। तो कोर आपको अलग से यहाँ पे सैंड के थ्रू ये भी बनाया जाता है, ऐसे कोर आपको बनाया जाएगा। उसके बाद जब आप इसमें मेटल डालोगे ना, तो जो कोर होगा वहाँ पे मेटल नहीं जाएगा, तो यही कोर क्या बनाएगा, इंटरनल कैविटी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कोर जो यूज़ होता है इंटरनल कैविटी या कहीं पे हॉलो सेक्शन बनाना है उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा चिल कहाँ यूज़ होता है,
स्टील भी कास्टिंग में ही यूज़ होता है। इसका काम क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी जगह को पहले अगर आपको सॉलिडिफाई करवाना यूज़ आपका जो मेटल जो फ्लो होता है ना उसके लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपका मोल्ड है, तो सबसे पहले जो मेटल आप किस में डालते हो, आप डालते हो स्प्रू में। स्प्रू एक कप शेप का होता है, स्प्रू से वो आता है रनर में, ठीक है, ये रनर में। फिर रनर के थ्रू उसमें क्या आ जाता है, वो रनर के बाद वो जाता है गेट में। तो ये स्प्रू हो गया ऊपर का, ये बीच का क्या हो गया, रनर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, गेट हो गया, ठीक है। तो ये फीडिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो है रनर, है ना। उसके बाद क्या होता है राइज़र। राइज़र के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। राइज़र क्या करता है, मान लीजिए आपका कास्टिंग है, तो इधर से आपका मेटल आ रहा है रनर और गेट से होते हुए, तो यहाँ पे लगा होता है आपका दूसरी तरफ राइज़र, ठीक है, ये होता है राइज़र, इधर लगा होता है। ये राइज़र के बहुत सारे फंक्शन हैं। राइज़र तो सबसे पहले हमें ये बताता है कि मेटल पूरा फिल हो चुका है आपके कैविटी में। जैसे आपने इधर से मेटल सप्लाई किया, तो जब तक मेटल जो है वो राइज़र पे नहीं आ जाता, राइज़र के ऊपर में नहीं आ जाता, तब तक आप ये मान सकते हो कि अभी इस कास्टिंग के मोल्ड के अंदर पूरा मेटल भरा नहीं है। जब मेटल इस राइज़र में आ जाएगा तब इंश्योर हो जाएगा कि मेटल आप ये जो मोल्ड है पूरा मेटल से फिल हो चुका है। इसका पहला फंक्शन होता है, ये बताता है कि आपकी मोल्ड फिल हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है ना, जब आप इसमें लिक्विड मेटल देते हो और जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो सॉलिडिफिकेशन के कारण क्या होता है, मेटल जो है ना वो श्रिंक होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको पता होगा जब कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेट में रहता है कोई मेटल, अब जब वो सॉलिडिफाई होता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो छोटा होने लगता है। तो जैसे जैसे सॉलिडिफाई होगा ना मेटल, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वैसे में आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है ना वो छोटा हो जाएगा, मतलब डायमेंशन उसका ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मेटल चाहिए, और जो उस कॉन्ट्रैक्शन को जो है कंपनसेट कर सके, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, वो राइज़र करता है, क्योंकि राइज़र में जो मेटल भरा होता है ना, वो क्या जाता है वापस से मोल्ड के अंदर जाता है। जब मोल्ड में कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है ना, तो वहाँ पे मेटल की कमी हो जाती है, तो उसका सप्लाई कौन करता है, राइज़र करता है, ठीक है। क्योंकि आपने इधर से तो मेटल देना बंद कर दिया है गेट और रनर से, तो आपका मेटल कहाँ से सप्लाई होगा, वो होगा राइज़र से, ठीक है। ये इसका दूसरा फंक्शन है कि ये क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंपनसेट करता है, ठीक है। कहीं भी पूछा जा सकता है दूसरे भी एग्जाम में। इसके अलावा राइज़र एक और काम करता है कि ये गैस के लिए एक पासेज प्रोवाइड करता है, जो मेटल के अंदर जो गैसेस जनरेट होती है ना, उसके लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि वो गैस बाहर निकल जाए मोल्ड से, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दी कोलैप्सिबल ट्यूब्स यूज्ड फॉर टूथपेस्ट एक्सेट्रा आर मेड ऑफ। मतलब कोलैप्सिबल ट्यूब है ना, वो किससे बनता है। ऑप्शन है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, डीप ड्राइंग, ड्रॉप फोर्जिंग या कप ड्राइंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है एक्सट्रूजन, ठीक है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। जनरली जो ट्यूब जो होती है ना, वो ट्यूब जो है जनरली आपका एक्सट्रूजन से ही बनता है, ठीक है, इसको आप याद रखना। डीप ड्राइंग से जनरली जो घर के बर्तन होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, या घर में आप गंजी यूज़ करते हो, बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे गंजी जो है ना, वो भी आपका डीप ड्राइंग से ही बनता है, ठीक है। फोर्जिंग से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सब आप सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, रोलिंग से फोर्जिंग, डीप ड्राइंग है, एक्सट्रूजन है, वायर ड्राइंग है, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन सेल में आते ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल और एन अलॉय कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी मेटल का मुझे स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वगैरह देखना है, ठीक है। मतलब किसी मेटल के अंदर मुझे फेजेस देखने हैं या ग्रेन साइज देखना है, तो इस पूरे स्टडी को क्या बोला जाता है, ठीक है। मेटलोग्राफी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे मेटलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी, माइक्रोस्कोपी या मेटल माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर होगा मेटलोग्राफी, ठीक है। देखिए जहाँ पे भी जिस भी स्टडी में अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो ना, किसी भी टाइप की स्टडी में अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो जनरली, तो उसको हम बोलते हैं मेटलोग्राफी, ठीक है। जैसे कि फेज परसेंटेज पता करना, कौन सा फेज प्रेजेंट है ये पता करना, या ग्रेन साइज पता करना, इंक्लूजन रेटिंग पता करना। इसके अलावा कास्ट आयरन में आपका नोडुल काउंट है ना, और जो उसका ग्रेफाइट फ्लैक्स है, ये सबको देखना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेटलोग्राफी के अंदर आती है,
ठीक है, जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, तो उसको बोलते हैं मेटलोग्राफी। ओके, इसके अलावा क्रिस्टलोग्राफी होता है। क्रिस्टलोग्राफी हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो BCC FCC वगैरह, तो वो होता है क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, आप लोग ये एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने के लिए, है ना, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम, है ना, या कौन सा उसके पीछे जो साइंस होता है वो क्या होता है ना, ये आप बताना कि क्रिस्टलोग्राफी हम कौन से लॉ के थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करते हैं। उसके अलावा क्या है, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी मतलब अगर हम केवल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ें, ठीक है, माइक्रोस्कोप की बस स्टडी, माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं, माइक्रोस्कोप की स्टडी करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है ना, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या है, वो कैसे काम करता है, तो इसकी अगर पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन हीटिंग ए रबर अंडर ए टेंसाइल फोर्स, है ना, ऑन हीटिंग ए रबर अंडर ए टेंसाइल फोर्स इट, मतलब जब आप रबड़ को हीट कर रहे हो, है ना, जब उसमें टेंसाइल फोर्स, मान लीजिए रबड़ है, इसमें आप टेंसाइल फोर्स लगाए हुए हो, और अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या होगा, वो श्रिंक होगा, एक्सपांड होगा, है ना, या रैपिड एक्सपांड होगा, या इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है यहाँ पे श्रिंक। ठीक है, श्रिंक यहाँ पे राइट आंसर होगा। जनरली अगर रबड़ या प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हो तो वो जनरली क्या होता है, और श्रिंक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा श्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन मीडियम कार्बन स्टील इज हीटेड टू ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जब आप मीडियम कार्बन स्टील को हीट करते हो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक। अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए आयरन कार्बन डायग्राम में ना जो पहला लाइन होता है आपका, देखिए नीचे वाला पोर्शन कैसे बनता है आपका आयरन कार्बन डायग्राम में, इस तरीके से बनता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है, 0.8% कार्बन होता है ना, और ये जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, ये टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेल्सियस। किसी बुक में आपको 727 भी मिलेगा, तो यही 723 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 723 के नीचे जब हम मीडियम कार्बन स्टील को गर्म करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है देयर इज़ नो चेंज इन ग्रेन साइज, है ना। दूसरा है एवरेज ग्रेन साइज इज मिनिमम, ये मिनिमम वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, एवरेज ग्रेन साइज इज मिनिमम, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द ग्रेन साइज इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, या फिर द ग्रेन साइज फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो आप यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा देयर इज़ नो चेंज इन ग्रेन साइज। ठीक है, यहाँ पे ग्रेन साइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है आपका 723 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो जब आप 723 डिग्री सेल्सियस में मेटल को गर्म करते हो ना, तो उतना जो है ग्रेन साइज में इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ग्रेन साइज में इंक्रीज़ करना है या ग्रेन ग्रोथ कराना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, अराउंड 900 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए। जब आप 900 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी समय तक मेटल को हीट करके रखते हो तब उसमें क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ स्टार्ट होता है। ठीक है, 723 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर है ग्रेन साइज के लिए, ग्रेन ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए होगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और आगे बता दूं, ये आता है आपका एनहेलिंग प्रोसेस के अंदर। एनहेलिंग बहुत सारे टाइप का आप एनहेलिंग पढ़े होंगे, है ना, जैसे स्ट्रेस रिलीफ एनहेलिंग, प्रोसेस एनहेलिंग, फुल एनहेलिंग, ये सब। तो एनहेलिंग में क्या करते हैं, हम मेटल को जो है ना गर्म करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मेटल को गर्म करते हैं, उसके बाद उसको फर्नेस के अंदर ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल बहुत ही स्लोली कूल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनहेलिंग। अब एनहेलिंग में ना 3 स्टेजेस होती है मेन। पहला स्टेज होता है वो होता है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज जनरली लो टेम्परेचर में होता है, रिकवरी प्रोसेस, है ना, 200 से लेके जनरली 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में आपका क्या होता है, मेटल के अंदर जो डिसलोकेशन जो होती है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिसलोकेशन क्या होती है, दोनों पास आके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है रिकवरी के समय पे। ठीक है, और इसके अलावा रिकवरी के टाइम पे क्या होता है, जो स्ट्रेस जनरेट हो गया है, जो इंटरनल स्ट्रेस मेटल में जनरेट हो गया है ना,
किसी भी वजह से जनरेट हो सकता है, जैसे कि कोल्ड वर्किंग से भी जनरेट हो सकता है या वेल्डिंग वगैरह से जनरेट हो सकता है। तो जो इंटरनल स्ट्रेस जो जनरेट हुआ है मेटल में वो दूर हो जाता है रिकवरी के स्टेज में। जब आप मेटल को हीट करते हो, है ना, तो पहला स्टेज रिकवरी में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस दूर हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, डिसलोकेशन क्या होता है, एनिहिलेट होता है। ये 2 चीज़ होती है रिकवरी स्टेज में। और इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक चेंज, है ना, या फेजेस में चेंज नहीं होती है। दूसरा स्टेज होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेट, रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जनरली स्टील के अंदर होता है आपका 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स बनते हैं, न्यू स्ट्रेन फ्री या स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स बनते हैं। मतलब जो पुराने ग्रेन्स होते हैं ना, जो पुराने ग्रेन्स होते हैं इसकी जगह पे आपका नए ग्रेन्स बनते हैं। वो नए ग्रेन्स न्यूक्लिएट होते हैं, उसके बाद वो एक्सपांड होते हैं। तो इस तरह से रिक्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे नए नए ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेज आपका होता है ग्रेन ग्रोथ का, ठीक है। जब आप मेटल को और हीट करते जाते हो ना, तब थर्ड स्टेज क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ का आता है, ठीक है। ग्रेन ग्रोथ तब होता है जब आप मेटल को बहुत ही हाई टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए रखते हो, तब वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, आसपास के ग्रेन्स को, है ना, वो अपने अंदर लेते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रेन है, ठीक है, तो ये वाला मान लीजिए ग्रेन को ग्रो होना है, तो ये क्या करेगा, आसपास के ग्रेन को अपने में मिलाते जाएगा और ये इस तरीके से ग्रो होगा। तो इसके ग्रो होने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, वो जब आप बहुत टाइम तक हीट करोगे तब ये एनर्जी मिलेगी और ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बोनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। तो कार्बोनाइजिंग क्या, कौन सा प्रोसेस है। ऑप्शन है यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्टील, अलॉइंग स्टील या प्यूरिफाइंग स्टील। तो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कौन सा है, तो ऑप्शन है यहाँ पे आंसर है यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट। तो कार्बोनाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्चुअली में ये सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम केवल मेटल के सरफेस को, ठीक है, मेटल के, या बोल सकते हो स्टील में ज़्यादातर होता है, तो स्टील के सरफेस को केवल हम हार्ड करते हैं, ठीक है। और इसका अंदर जो है कोर जो होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है ना। हम केवल इसके सरफेस को हार्ड करते हैं कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में, ठीक है। इसके अलावा और भी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, जैसे नाइट्राइडिंग प्रोसेस है, इसके अलावा कार्बोनाइट्राइडिंग प्रोसेस है, और एक है फ्लेम हार्डनिंग, और है इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये 3-4 टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम केवल सरफेस को हार्ड करते हैं। अब देखिए, आप पूछ सकते हो कि केवल सरफेस को हार्ड करने का क्या पर्पस है, हाँ, हम पूरे मेटल को क्यों हार्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको मेटल में टफनेस चाहिए होता है, ठीक है। मेटल में हमें टफनेस भी चाहिए होता है और दूसरा क्या चाहिए होता है, टफनेस के साथ साथ हार्डनेस भी चाहिए होता है, ठीक है। तो होती क्या है, जनरली जब आप हार्डनेस को बढ़ाते हो, है ना, जब आप मेटल को क्वांच करके हार्डनेस को बढ़ाते हो, तो क्या होता है, मेटल तो हार्ड हो जाता है, बट उसका जो टफनेस है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वांचिंग करोगे तो क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट आपको पता है ब्रिटल होता है, ठीक है, ब्रिटल होता है, उसका टफनेस बहुत कम होता है। तो आपको यहाँ पे टफनेस भी चाहिए और हार्डनेस भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो आपको दोनों प्रॉपर्टी अटेन करने के लिए ना, दोनों प्रॉपर्टी लाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल सरफेस हार्डनिंग करते हैं। मतलब आपका मेटल जो रहेगा सिंपल रहेगा, है ना, लो कार्बन रहेगा। इसमें आप केवल सरफेस में कार्बन डिफ्यूज़ करा दोगे तो सरफेस भी केवल हाई कार्बन का बन जाएगा। और जब आप इसको पॉन्चिंग करोगे ना तो केवल सरफेस में मार्टेनसाइट बनेगा, मतलब सरफेस एकदम हार्ड हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या रहेगा, अभी भी फेराइट या परलाइट फेज रहेगा, ठीक है। तो अंदर तो ये मेटल पूरा टफ हो गया और केवल सरफेस क्या हो गया, हार्ड हो गया, ठीक है। तो हार्डनेस की ज़रूरत देखिए हमको केवल सरफेस में ही रहती है, हमको अंदर के हार्डनेस से कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मान लीजिए आपको 2 मेटल के बीच में वियर होता है या फ्रिक्शन होता है ना, जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन तो केवल सरफेस में होगा, ठीक है। अगर सरफेस हार्ड है तो वहाँ पे कोई भी वियर या टियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम करते हैं सरफेस हार्डनिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बर्निंग ऑफ स्टील मीन्स, मतलब स्टील के बर्न होने का क्या मतलब है। ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, ग्रेन कोर्सनिंग, ओवर एजिंग या ओवर टेम्परिंग। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज। ये जनरली कब होता है, जब आप मेटल को बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करते हो और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लगातार आते रहते हैं,
ठीक है, आपने हाई टेम्परेचर, मान लीजिए मेटल है, आपने इसको 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट कर दिया बहुत टाइम तक, और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन जो है ग्रीन बाउंड्रीज पे जो आयरन होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ऑक्साइड ग्रीन बाउंड्रीज पे, तो इसको बोलेंगे कि स्टील क्या हो गया, बर्न हो गया। ठीक है, तो इससे बर्निंग से क्या होता है, स्टील कम्प्लीटली यूजलेस हो जाता है, मतलब आप फिर उसको किसी और तरीके से आप उसके बर्निंग को नहीं हटा सकते, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री में ऑक्सीडेशन हो गया तो उसको हटाने का कोई और तरीका नहीं है, मतलब उसका कोई आप हीट ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी कर लो, वो जो है बर्निंग वहाँ से नहीं जाएगा, मतलब आपको सीधा वो मेटल वेस्ट हो गया, आपको वापस से उसको रिमेल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बर्निंग जो है बहुत ही ख़राब होती है मेटल में, क्योंकि ये कम्प्लीटली मेटल को यूजलेस बना देती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया गया ना ग्रेन कोर्सनिंग, तो ग्रेन कोर्सनिंग कब बोलेंगे, जब मेटल में बहुत ज़्यादा ग्रेन ग्रोथ हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेन कोर्सनिंग, मतलब ग्रेन्स बड़े हो गए। तो ग्रेन्स के बड़े होने से मेटल का क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर मेटल में ग्रेन्स छोटे होंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना, ग्रेन बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, ओवर एजिंग, ये एजिंग आपका जनरली प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट में होता है एजिंग का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, ओवर टेम्परिंग, टेम्परिंग आपका प्रोसेस आपको पता होगा, जब हम क्वांचिंग करते हैं मेटल का, स्टील का जब हम क्वांचिंग करते हैं तो उसमें बन जाता है मार्टेनसाइट। ठीक है, तो ये मार्टेनसाइट क्या होता है, बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, तो इसके ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, मतलब जो क्वांच किया हुआ स्टील है ना उसको वापस से हीट करते हैं। कितने तक हीट करते हैं, जनरली 400-500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। ठीक है, तो 400-500 डिग्री सेल्सियस में हीट करने से क्या होता है ना, जो मार्टेनसाइट होता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कन्वर्ट होने लगता है किसमें, फेराइट और पारलाइट में। ठीक है, तो इससे जो टफनेस है ना, मेटल में जो टफनेस है वो आता है। ठीक है, उसकी जो टफनेस है वो मेटल की जो लूज़ हो चुकी है वो वापस से आती है उसमें। ठीक है, और उससे ब्रिटलनेस कम होता है। तो जनरली टेम्परिंग हम करते हैं क्वांचिंग के बाद। ठीक है, कई बार ओवर टेम्परिंग भी हो जाता है। ओवर टेम्परिंग कब होता है, जब आप बहुत हाई टेम्परेचर में हीट कर देते हैं ज़्यादा समय के लिए, तो उससे क्या होता है ना, जितना मार्टेनसाइट होता है ना पूरा का पूरा मार्टेनसाइट वापस से फेराइट और परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर पूरा मार्टेनसाइट ही कन्वर्ट हो गया फेराइट परलाइट में, तो आपका क्वांचिंग करने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि आप क्वांचिंग इसलिए कर रहे हो कि मार्टेनसाइट बने, तो वापस से अगर वो फेराइट परलाइट बन जाता है तो आपके पूरे हीट ट्रीटमेंट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ओवर टेम्परिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेड एडिशन आर मेड टू ब्रास टू इंक्रीज। ठीक है, मतलब हम ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ब्रास में हम लेड क्यों मिलाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे टू इंक्रीज डक्टिलिटी, टू इंक्रीज मशीनेबिलिटी, टू इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस, या टू इंक्रीज वेल्डेबिलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर है टू इंक्रीज मशीनेबिलिटी। ठीक है, लेड जो है ना ब्रास में मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ स्टील में भी ये मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, मशीनेबिलिटी एक्चुअल में क्या होती है प्रॉपर्टी, मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई मेटल आसानी से कट जाता है या उसमें मशीनिंग करना बहुत आसान है तो उस मेटल को हम बोलेंगे कि उसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको नट बोल्ट बनाने हैं, तो नट बोल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, नट बोल्ट में आपको कट देने पड़ेगा, स्क्रू आपको देना पड़ेगा, है ना, उसमें कट होना चाहिए। तो जब वो आसानी से कटेगा तभी वो आसानी से नट बोल्ट बन पाएगा। ठीक है, तो उसकी मशीनेबिलिटी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम जनरली क्या ऐड करते हैं, लीड मिलाते हैं। तो देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली ये अलॉइंग एडिशन के बारे में, अलॉइंग एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन सा अलॉइंग एलिमेंट मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी। तो ये आपको पूरा हर अलॉइंग एलिमेंट का जो है ना फंक्शन याद होना चाहिए कि कौन सा अलॉइंग एलिमेंट क्या इंप्रूव करता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना के रखी है, फंक्शन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट। ठीक है, आपको इस चैनल में मिल जाएगा, अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको इस चैनल में मिल जाएगा फंक्शन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट। वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जनरली इससे पूछे ही जाते हैं हर बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आयरन ओर इज़ यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब आयरन ओर किस फॉर्म में मिलते हैं जनरली, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि आयरन का ओर जो है ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड तीनों फॉर्म में मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन,
कास्ट आयरन किस में बनाया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में, क्यूपोला में, ओपन हर्थ फर्नेस में या बेसिमर कन्वर्टर में? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका क्यूपोला। क्यूपोला फर्नेस में हम कास्ट आयरन बनाते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में हम बनाते हैं पिग आयरन, सबको पता होगा। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन बनता है। ओपन हर्थ फर्नेस और बेसिमर कन्वर्टर दोनों में क्या बनता है? स्टील बनता है। ठीक है, वैसे आजकल ओपन हर्थ फर्नेस और बेसिमर कन्वर्टर एब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब दुनिया में कहीं पे भी ये दोनों नहीं मिलेंगे। इसकी जगह ले लिए हैं एलडी कन्वर्टर और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है ये कि सल्फर इन कास्ट आयरन, सल्फर कास्ट आयरन में क्या काम करता है? ऑप्शन है यहाँ पे मेक्स आयरन सॉफ्ट एंड इजीली मशीनेबल, या इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, ये ब्रिटलनेस इसका पार्ट है ना, इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, या मेक्स आयरन हार्ड एंड वाइट, या एड फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। तो सल्फ़र जो है एक्चुअली में हार्डनेस और ब्रिटलनेस को बढ़ाता है। ठीक है, सल्फ़र क्या करता है कास्ट आयरन में? हार्डनेस और ब्रिटलनेस को बढ़ाता है। ठीक है, सल्फ़र एक्चुअली में एक तरह से हार्मफुल एलिमेंट है। जनरली ये स्टील के अंदर ना हॉट शॉर्टनेस क्रिएट करता है। ठीक है, हॉट शॉर्टनेस लाता है। हॉट शॉर्टनेस मतलब क्या होता है? हॉट शॉर्टनेस मतलब जब आप मेटल को जब आप गर्म करते हो ना तो मेटल जो है ब्रिटल हो जाता है, इसको बोलते हैं हॉट शॉर्टनेस। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, जो सल्फ़र प्रेजेंट होता है अगर स्टील में, और जब आप इसको गर्म करते हो, ठीक है, अगर मेटल में स्टील में सल्फ़र प्रेजेंट हो और अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो ये क्या होता है, आयरन जो है ना सल्फ़र के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है? आयरन सल्फाइड। और ये आयरन सल्फाइड जो है ना ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज पे इकट्ठा हो जाती है आयरन सल्फाइड, है ना। और आयरन सल्फाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, जनरली 1000 के आसपास होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आप मेटल को स्टील को गर्म करते हो ना तो आयरन सल्फाइड क्या होता है? मेल्ट होने लगता है। मतलब ये जो ग्रेन बाउंड्रीज है ना, जो आयरन सल्फाइड से है ना, इस ग्रेन बाउंड्रीज पे क्या है? आयरन सल्फाइड है। तो आयरन सल्फाइड क्या होता है? मेल्ट होने लगता है 1000 डिग्री के आसपास। तो मेल्ट होता है तो क्या होता है? ये ग्रेन बाउंड्रीज को वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। ठीक है, और जब आप इसमें लोड लगाओगे ना तो ये ग्रेन बाउंड्री से ही फ्रैक्चर चालू हो जाता है, क्योंकि ग्रेन बाउंड्रीज मेल्ट हो चुका है, वो वीक हो चुका है। अगर आप इसमें लोड लगाए जा रहे हो तो मेटल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो सल्फ़र जो है हॉट शॉर्टनेस लाता है मेटल के, स्टील के अंदर। ओके, तो ये हो गया, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।